सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों। अभी मैं आप सब क्लास 7 के छात्रों से मुखातिब हो रहा हूँ और आपको यह बतलाना चाह रहा हूँ कि आज हम लोग हिंदी रीडर पाठमाला के अंतर्गत पाठ संख्या 3 पढ़ेंगे। पाठ संख्या 3 में एक रेखा चित्र हम पढ़ेंगे। नाम है रेखा चित्र का घीसा। इसे महादेवी वर्मा ने लिखा है। महादेवी वर्मा के संबंध में आप यह जान लें कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था। महादेवी वर्मा एक अच्छी कवयित्री और गद्य लेखिका भी हैं। कविता के क्षेत्र में ये हृदय को छूने वाली कविताएं लिखती हैं। भाव प्रधान कविताएं होती हैं इनकी, जिसमें हृदय की पीड़ा को भावना के चरम ऊंचाई पर पहुंचाकर पाठकों को अभिभूत कर देती हैं। महादेवी वर्मा को पीर की कवि, पीर की कवयित्री कहा जाता है। मन में उठने वाली भावों के अंतर्गत महादेवी वर्मा व्यक्ति के हृदय के भावों को, उसके दुख दर्द को, उसकी व्यथा को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का चयन करती हैं, उससे उनकी कविता जीवंत हो उठती है और इसीलिए महादेवी को पीर की कवि, पीरा की कवि कवयित्री कहा जाता है। महादेवी वर्मा और मीरा, भक्ति काल की मीरा और आधुनिक काल की महादेवी एक जैसी दिखती हैं। दोनों ही के दिल में दर्द है। एक प्रेम प्यासी हैं और दूसरी भाव प्यासी हैं। अब प्यारे बच्चों, आपने एक गीत सुना होगा मीरा और राधा के संबंध में कि राधा और मीरा दोनों ही कृष्ण को कैसे प्यारी हैं। गीतकार ने लिखा कि एक राधा एक मीरा, दोनों ने कान्हा को चाहा, एक प्रेम दीवानी एक दर्द दीवानी। तो मीरा दर्द दीवानी है और राधा प्रेम दीवानी है। मीरा के अंदर, मीरा के हृदय में जो दर्द की दीवानगी है, उसी दर्द की दीवानगी महादेवी के हृदय में भी है। अंतर सिर्फ यही है कि मीरा के दर्द का नायक उनके आराध्य श्री कृष्ण हैं और महादेवी के दर्द के आराध्य आम जनजीवन के लोग हैं। आम जनता, मानव जीवन और सामाजिक परिवेश, इन तीनों में पाए जाने वाले दबे कुचले, अव्यवस्थित, आधारहीन लोगों के दर्द को व्यक्त करने के लिए महादेवी वर्मा ने जिन शब्दों का प्रयोग अपनी कविता में किया है, कुछ उसी से मिलते जुलते शब्दों का प्रयोग वे अपने पद्य में भी करती हैं, गद्य में भी करती हैं। वे अपने गद्यों में कहानी, रेखा चित्र, संस्मरण आदि के माध्यम से सामाजिक जीवन का ऐसा बिंब, ऐसा चित्र हमारे सामने रख देती हैं
जैसे लगता है कि कोई भी व्यक्ति या जो वर्ण विषय है जिसका वह वर्णन करना चाहती हैं उसका एक जीता जागता बिंब हमारे सामने खड़ा हो गया है। प्रस्तुत रेखाचित्र घीसा एक ऐसे शिशु, एक ऐसे बालक का बिंब हमारे सामने प्रस्तुत करता है जो हृदय से पवित्र, भावना से शुद्ध और व्यक्तित्व से ठेठ ग्रामीण है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला, गरीबी में पलने वाला, हृदय से बिल्कुल सरल यह घीसा लेखिका को इस कदर भा जाता है कि लेखिका उसका बिंब प्रस्तुत करते हुए ऐसा रेखा चित्र तैयार करती हैं, शब्दों के माध्यम से एक ऐसा बिंब खड़ा करती हैं कि लगता है घीसा अभी अभी हमारे सामने खड़ा है। घीसा नामक इस रेखा चित्र में लेखिका एक ऐसे बालक की चर्चा करते हैं जो नितांत गरीब परिवार से आता है, जो अपनी मजदूरी माँ का एक थका हारा दुबला पतला परंतु ईमानदार बालक है। वह जब लेखिका के संपर्क में आता है, लेखिका एक शिक्षिका के रूप में उसके हृदय में बसी हैं, वह उनकी सुरक्षा के प्रति कितना सजग है, कितना सक्रिय है और उन्हें समर्पित करने के लिए जो अपने भाव प्रसाद प्रस्तुत करता है, उसकी अक्षुण्णता देखकर लेखिका मंत्रमुग्ध रह जाती हैं। लेखिका स्वीकार करती हैं कि आज तक जो उसकी छवि हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ी वह अमिट रही, वह कभी न मिटी। उस संबंध में जरा देखिए लेखिका क्या कहती है। गंगा पर झूसी के खंडहर और उसके गांवों के प्रति सदा से मेरा अकारण ही एक आकर्षण रहा है। दूर पास बसे घरों से बेल बूटेदार कपड़े पहने, नगदार चूड़ियों और गिलट के कड़े युक्त हाथों में घड़े भरकर लाती हुई औरतें अपनी मुस्कान से हमारे अंतर पर सेतु बना लेती हैं। ग्रामीण क्षेत्र का वर्णन, गांव में बसने वाली महिलाएं, उनके हाथों में लहठी, उनके माथे पर जल भरा घड़ा, नदी किनारे से पानी भरकर जाती हुई पगडंडी पर गिलट के कपड़े पहने, गिलट के कड़े पहने, नायलॉन की साड़ी पहने, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जिसे आप नायलॉन की साड़ी को आपने लैलून शब्द के रूप में सुना होगा ग्रामीण क्षेत्र में। वैसी महिलाएं किस तरह आकर्षक लगती हैं, किस तरह सुंदर लगती हैं और उसकी छवि का वही लेखिका के मनोमस्तिष्क में किस रूप में अटती है, उसका वर्णन करते हुए लेखिका आगे कहती हैं, दिन भर पशुओं के पीछे दौड़ते और गिल्ली डंडा खेलने वाले निठल्ले लड़के भी नज़र बचाकर मुझे देखते। कह नहीं सकती कि कब और कैसे मुझे उन बालकों को कुछ सिखाने का ध्यान आया और बिना किसी चिर परिचित समारोह के मेरे विद्यार्थी पीपल के पेड़ की घनी छाया में मेरे चारों ओर एकत्र हो गए। कुछ कानून में बालियां और हाथों में कड़े पहने नगर और ग्राम का सम्मिश्रण जान पड़ते थे। कुछ बड़े भाई के कुर्ते पहने खेत में डराने के लिए लगे नकली आदमी का स्मरण दिलाते थे। कुछ उभरी पसलियां बड़े पेट वाले दुबले रूखे थे
पर भीषा उनमें अकेला ही रहा और आज भी मेरी स्मृति में अकेला ही है। लेखिका की स्मृति में ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला वह बालक आज भी खास है। तभी तो लेखिका कहती हैं कि वह तब भी अकेला था और मेरी स्मृति में अब भी अकेला है। कहने का मतलब यह कि उसकी सहजता, सरलता, उसका शारीरिक ढांचा, उसका देहातीपना और सबसे बड़ी बात उसका भावुकतापूर्ण चेहरा, ये सब लेखिका को इतना प्रभावित करता है कि लेखिका उस स्मृति से एक पल भी अलग नहीं हो पाती। आगे देखिए, वह गोधूली मुझे अब तक नहीं भूली, मेरे पांव नाव की ओर बढ़ रहे थे पर अंधकार में आती एक स्त्री को देखकर ठिठक गए। सांवला रंग, प्यारे बच्चों आप जरा देखिएगा इन शब्दों को, इन शब्दों के माध्यम से जो एक बिंब आपके मस्तिष्क में उभरता है, एक चित्र जो आपके मानस पटल पर अंकित होता है, उसे कहीं कागज पर अंकित कर देने के बाद भी हूबहू उस रूप में नहीं बतलाया जा सकता है जिस रूप में आप मनोमस्तिष्क में सोच सकते हैं। सांवला रंग, लंबा मुख, बिना किनारे की गाढ़ी धोती से स्वयं को ढके, अपने अर्धनग्न बालक को चिपकाए कुछ कहने लगी। कुछ शब्दों और कुछ संकेतों से मैं यह समझ सकी कि उसका पति नहीं है और जब वह दूसरों के घर काम करने जाती है तो उसका लड़का ऐसे ही घूमता रहता है। वह चाहती थी कि मैं उसे भी अन्य बच्चों के साथ बैठने दूं। कहने का मतलब यह कि एक अभावग्रस्त माँ अपने शिशु को साक्षरता दिलाने के लिए, अपने शिशु को ज्ञान दिलाने के लिए कितनी जागरूक है, कैसी उत्सुकता है उसके अंदर। अभाव में रहने के बावजूद वह यह चाहती है कि उसका बच्चा भी कुछ सीखे, कुछ पढ़े। और तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप जो उसके मनोमस्तिष्क में बात समाई हुई है कि शिक्षिका मेरे बच्चे को पढ़ाएंगी या न पढ़ाएंगी, मेरे बच्चे को स्वीकार करेंगी या न करेंगी, इसलिए वह आग्रह भर करती है कि मेरे बच्चे को भी अन्य बच्चों के साथ बैठने दिया जाए और उसे कुछ पढ़ा दिया जाए, बता दिया जाए। प्यारे बच्चों, तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था को उजागर करने वाली लेखिका की ये पंक्तियाँ कितनी सार्थक, कितनी सटीक और उपयुक्त लगती हैं। जब लेखिका स्वयं से लिखती हैं कि शिक्षिका के प्रति, स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर के प्रति कितनी श्रद्धा भावना थी लोगों के अंदर, कितने डरे डरे से रहते थे वे लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में मेहनत मजदूरी का काम करते थे। उनके अंदर शिक्षा के प्रति कितनी जागरूकता थी, शिक्षकों के प्रति कितनी श्रद्धा थी, यह भीषा की माँ के शब्दों से बयां होती है। तो इस तरह एक गरीब व्यक्ति की मानसिकता, उसकी सोच और उसकी शारीरिक बनावट सबका जो सम्मिश्रित स्वरूप हमारे सामने आता है, शब्दों के माध्यम से जो एक चित्र हमारे सामने आता है, रेखाओं के माध्यम से जो एक चित्र हमारे सामने आता है, यही इस कहानी के शीर्षक को सार्थक करता है और साबित करता है कि यह और कुछ नहीं, शब्दों के माध्यम से खींचा गया रेखा चित्र। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप अपनी किताब में चिन्हित कर लें, फिर हम लोग
अगले वर्ग में मिलेंगे और हमारी चर्चा आपस में होगी। आप अपनी किताब में पेज नंबर 29 का दूसरा पैरा टिक कर लें। हम लोग इससे आगे अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।